नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार पुलिस का सेट 8 डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 14 मार्च 2021 को जो सेकंड वाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे में पीडीएफ का लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसका हैंड रिटन नोट भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा और टेलीग्राम में पीडीएफ रहता है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? तो रोमन जो व्यापारी था उसका अवशेष जो है अरिकमेंडू से मिला है, जो वर्तमान में पुडुचेरी में पड़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप जानते हैं। पुडुचेरी शहर की स्थापना फ्रांसीसी मार्टिन ने 1674 में किया था और उसको पांडिचेरी 2006 में कर दिया गया। चलिए, एक का डी हो गया। 2 नंबर, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। तो यह जमा हुआ पदार्थ जो है उसको सुबरीन कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 का बी हो जाएगा। लिग्निन जो होता है ये कार्बनिक बहुलक होता है जो जल परिवहन में मदद करता है। पादप के स्क्लेरेन कायमा जो कोशिकाएं भित्ति जो इसमें प्रचुर मात्रा में लिग्निन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, चालू खाता के लेन देन हेतु भारतीय रुपयों को कब से पुनर्परिवर्तनशील किया गया है? यह 1994 में किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर है, डायक्रोमेट द्विऋणायन में है, उसका नेचर पूछ रहा है। 4 का बी हो जाएगा। 4 का बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 का मैथ आपको आंसर बता देते हैं। 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर, जैव विविधता शब्द मतलब जैव विविधता टर्म किसने दिया, ये पूछ रहा है। तो जैव विविधता जो टर्म दिया था वाल्टर रोजन ने। ऑप्शन सी। 6 का सी। और विश्व जैव विविधता दिवस आप जानते हैं 22 मई को मनाया जाता है। ये जो टर्म दिया गया था कब दिया गया था? 1985 में। इसको समझाने का काम एडवर्ड विल्सन ने किया था। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। यह 1993 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1993 से विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2023 में विश्व जैव विविधता दिवस का थीम था बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, टमाटर लाल होता है लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 का सी हो जाएगा। प्रमुख रंग जो है उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। टमाटर लाल होगा लाइकोपीन के कारण, गाजर लाल होगा कैरोटीन के कारण, चुकंदर लाल होगा बीटानिन के कारण, पत्ता हरा होगा, पौधे का पत्ता हरा होने का कारण है क्लोरोफिल के कारण, पौधा का पत्ता कभी कभी पीला भी देखते हैं कैरोटीन के कारण होता है, दूध पीला होता है कैरोटीन के कारण, लहसुन पीला दिखाई देता है कैरोटीन के कारण, दांत का पीला रंग होना कैरोटीन के कारण, घी पीला होता है कैरोटीन के कारण, रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हल्दी पीला होता है कुरकुमीन के कारण, त्वचा का रंग निर्धारण होता है मेलानिन के कारण, मिर्च का लाल रंग कैप्सेनथिन के कारण, पपीता का पीला रंग क्रेगजेनथिन के कारण होता है, प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, बाल काला, नाखून का रंग, गाय के खूर का रंग, ये सब अल्फा कैरोटीन के कारण होता है। तो एक्स्ट्रा जो फैक्ट लिखे हैं इसका हैंड रिटन नोट चाहिए तो पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे में लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम में भी रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 8 नंबर का आपको आंसर हम बताते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है तो 8 का आंसर आपको हो जाएगा बी। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर आपका हिंदी है। 9 का हो जाएगा आपका सी। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? गंगा बेसिन का भाग नहीं है तो 10 का सी, इसका पंजाब हो जाए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। तो गंगा बेसिन के अंतर्गत कौन कौन राज्य हैं उसके बारे में हम नाम बता देते हैं। पहला नंबर तो गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ से शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये हो गया 5 राज्य। फिर छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश। तो 5 राज्य इधर हो गए और इधर 6 राज्य, 6 5 11 राज्य जो हैं जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है गंगा बेसिन में शामिल है। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट है तो कार्बन का अपरूप 11 का 1 हो जाएगा। कार्बन का अपरूप के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं।
तो कार्बन का अपरूप है हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है और ग्रेफीन है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ ग्राफीन है, दूसरा हीरा है। हीरा के बारे में बात करते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। हीरा की कठोरता मापने के लिए हम लोग महो स्केल का प्रयोग करते हैं। हीरा की आकृति अगर कहा जाए तो चतुष्फलकीय होती है। इस पर ताप, उष्मा, विद्युत का कुचालक होता है। इसमें अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हीरा को तराशने का काम, कटिंग सेटिंग करने का काम सूरत में किया जाता है, इसलिए सूरत को डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। और हीरा का प्रयोग हम लोग आभूषण में प्रयोग करते हैं। शीशा को छेद ड्रिलिंग करने में, कांच को काटने में प्रयोग किया जाता है। कांच में काटने में जो हीरा प्रयोग होता है उसे बोट कहा जाता है। हीरा चमकने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का क्रांतिक कोण बराबर पूछता है एग्जाम में। हीरा का क्रांतिक कोण कितना है? 24.4 है। अपेक्षित घनत्व कितना है? 3.52 है। अपवर्तनांक कितना है? 2.42 है अपवर्तनांक। 1 कैरेट हीरा बराबर 200 mg होता है। ग्रेफाइट की थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो ग्रेफाइट अधातु होकर भी मुलायम होता है। यह विद्युत का एवं उष्मा का सुचालक होता है। इसमें करंट पास होता है। इसकी ग्रेफाइट की आकृति षटकोणीय होती है। इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर, स्नेहक, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मंदक के रूप में। और इसमें पेंसिल में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका अपेक्षित घनत्व 2.23 होता है, 2.23। और इसे काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय पंचायती राज विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। 12 का C हो जाएगा। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अब जानते हैं 3 सूची है। तीनों सूची 7वीं अनुसूची में वर्णन है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, एगो विशिष्ट अवशिष्ट सूची भी है। संघ सूची पर नियम कानून बनाएगा केंद्र सरकार। संघ सूची में 100 विषय है। राज्य सूची में नियम कानून बनाएगा राज्य सरकार। राज्य सूची में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। उस पर नियम कानून केंद्र राज्य मिलकर बनाएगा, जिसमें केंद्र का मान होगा, विवाद अगर हो जाएगा तो। रेल, डाक, तार, ये सब संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में हो गया आपको पंचायती राज हो गया, उसके बाद पुलिस हो गया, सेल टैक्स हो गया, ये सब राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में शिक्षा हो गया, परिवार नियोजन हो गया, माप तोल हो गया, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। पंचायती राज का वर्णन अगर कहें, पंचायती राज का गठन का वर्णन अनुच्छेद 40 में है और 243 से पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज में अगर कहा जाए कि पंचायती राज को 11वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान 1993 के तहत दिया गया। पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं। उसके लिए कुल 16 अनुच्छेद बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है। शरीर में पानी की कमी होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? पानी जब कम हो जाएगा उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। इंग्लिश में निर्जलीकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा 13 का ये। चलिए 14 नंबर। इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी में अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक वन आप जानते हैं मध्य प्रदेश में स्थित होता है। तो सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, ऑप्शन अनुसार ठीक ही है। अभी भी वन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग वन रिपोर्ट की बात थोड़ा कर लेते हैं। वन रिपोर्ट 2021, वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी करता है। तो वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वन रिपोर्ट जो है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जारी करता है। और वन रिपोर्ट को तैयार कौन करता है? तो FSI जो तैयार करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वन रिपोर्ट को तैयार करता है। तो FSI का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। इसकी स्थापना 1981 में किया गया था। इसी के द्वारा वन रिपोर्ट तैयार किया जाता है। वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर तैयार किया जाता है। पहली बार वन रिपोर्ट जो है FSI द्वारा 1987 में तैयार किया गया था। और 2021 में जो वन रिपोर्ट पेश किया गया क्रम में 17वां वन रिपोर्ट था। इस वन रिपोर्ट को लॉन्च किसने किया? तो पर्यावरण वन मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव ने इसको प्रकाशित किया था, लॉन्च किया था। तो वन अगर कहा जाए भारत में वन कितना है? तो 21.71% वन है। वृक्ष कितना है? 2.91% वृक्ष है। वृक्ष और वन मिला के कहेंगे तो 24.62% है। सर्वाधिक वन कहेंगे तो मध्य प्रदेश में है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा छत्तीसगढ़ में। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। सबसे कम वन कहाँ है? तो हरियाणा में है, दूसरा पंजाब, तीसरा गोवा। हरियाणा, पंजाब, गोवा। सर्वाधिक प्रतिशत वन कहाँ है? तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में सर्वाधिक वन प्रतिशत है। सर्वाधिक वन में वृद्धि हुआ है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में सर्वाधिक वन में वृद्धि हुआ है। सर्वाधिक मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार। पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार में सर्वाधिक मैग्रोव वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखना है। तो 15 का आपको आंसर C हो जाएगा। 16 नंबर में 16 का D हो जाएगा। 17 देखना, निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? तो ये 17 का आपका B हो जाएगा, आयनिक। देखना, वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है आयनिक या आयनिक हाइड्राइड।
इसमें क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु डाइहाइड्रोजन के साथ प्रोसेस कर आयनिक हाइड्राइड बना देता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बना, डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता। तो जानते हैं डेंगू मच्छरे से होगा, मलेरिया मच्छरे से होगा, चिकनगुनिया भी मच्छरे से होगा। तो इसका मतलब इबोला हेमरेजिक बुखार ये वायरस से होगा। तो ऑप्शन 18 का ए आंसर हो जाएगा। तो मच्छर से जो फैलता है उसका कुछ मच्छर का नाम हम लोग चर्चा कर लेंगे। मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। तो जो भी मच्छर अगर काटता है, बीमारी फैलता है तो महिला मच्छर से, तो मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया। डेंगू जो है एडीज या इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया भी एडीज या इजिप्ट मच्छर के काटने से होगा। सोने की बीमारी सीसी मक्खी से होता है, जबकि काला जार जो है बालू मक्खी के काटने से होता है। चलिए 19 नंबर का आपको आंसर हम बता देते हैं। 19 नंबर के बारे में उतना जानकारी नहीं है, तो 19 का डी आंसर है। चलिए 20 नंबर देखते हैं आपको। 20 नंबर क्वेश्चन देखना, 20 का सी हो जाएगा। 21 में है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं बनाएगी। अम्ल के साथ रिएक्शन करके H2 नहीं बनाएगा। इसके बाद करा 21 का भी हो जाएगा, तांबा नहीं बनाएगा ना। चलिए 22 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक थे। स्पेनोजा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह यहूदी मूल के एक डच हॉलैंड के निवासी थे, यही बात कहे थे। चलिए 23 नंबर देखना। 23 नंबर का आंसर आपको बता देते हैं, 23 का सी हो जाएगा। 24 का भी आपको बता दिया जाता है, आंसर मैथ है। 24 का बी हो जाएगा। 25 में देखना है, 25 का ए हो जाएगा। 26 में है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य। तो 26 का इसके ऑप्शन अनुसार सी आंसर दिया है, मगर हम लोग को एक्स्ट्रा जानना है 26 में कि द्वितीय उत्पादक राज्य में 2023 के रिपोर्ट के अनुसार हम लोग बात करेंगे। तो दुनिया में सर्वाधिक मक्का जो है अमेरिका में होता है, दूसरा नंबर पे चीन है। पहला अमेरिका, दूसरा चीन मक्का उत्पादन में। भारत में सबसे ज़्यादा मक्का होता है अभी वर्तमान 2023 रिपोर्ट के अनुसार। कर्नाटक में पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरा बिहार है। अभी ये 2019 के रिपोर्ट के अनुसार दूसरा बिहार दिया है ऑप्शन, मगर 2023 के अनुसार कर्नाटक एक नंबर पे है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा तमिलनाडु, पाँचवा तेलंगाना है। तो बिहार मक्का उत्पादन में 2023 रिपोर्ट के अनुसार तीसरा स्थान पे है। तो इसका ऐसा करते हैं, इसमें 2023 छोड़िए, आगे चल देते हैं। बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई। बम्बई में नाविक विद्रोह, तो नाविक विद्रोह हुआ था 18 फरवरी 1946 में। मुंबई नाविक विद्रोह हुआ, नौसेना का विद्रोह इसी भी कहते हैं। मुंबई के तलवार के सैनिकों के द्वारा हुआ था। इसमें क्या हुआ था, 5000 सैनिक आज़ाद हिंद फौज के बिल्ला लगाए। इन्होंने बराबरी की मांग की अंग्रेजों के साथ। 25 फरवरी 1946 को नौसेना के विद्रोह हुए। उन्हें सरदार पटेल की दबाव में आकर आत्मसमर्पण कर दिया था, नहीं करने वाले थे। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने किया, जबकि संस्थापक का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। जबकि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की। आज़ाद हिंद सरकार 1943, सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस 1942। अट्ठाईस नंबर देखते हैं, 28 का डी हो जाएगा। उनतीस का ए हो जाएगा। 30 में केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। 30 का बी हो जाएगा, हिमेटोकिसलिन। हिमेटोकैसलिन ये जो है केंद्रक के अभिरंजन में काम करता है। 31 का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 32 नंबर देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ था, हाजीपुर है, आप जानते हैं। 32 का सी हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में एक्स्ट्रा हम फैक्ट आपको बता देते हैं। इसका हैंड रिटन नोट आपको PDF के रूप में मिल जाएगा वीडियो के नीचे में। कुछ क्वेश्चन है जिसका हम डिस्कशन नहीं करा पा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसको आप देख सकते हैं। इसका PDF वगैरह मिल जाएगा आपको। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे जोनों की संख्या वर्तमान में 19 को है। पहले 17 को था, 2019 में 1 बढ़ा तो 18 को हुआ, 2023 में 1 बढ़ा तो 19 को। रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या 21 को है। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था।
रेलवे डिवीजन वर्तमान में 73 है। रेलवे को राष्ट्रीयकरण रेलवे का 1950 में किया गया। रेलवे के लोगों में प्रतीक में तारों की संख्या 17 है। तो रेलवे का 19 को मुख्यालय, उसका जोन हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई है। उत्तर मध्य का इलाहाबाद में है। दक्षिण मध्य सिकंदराबाद में है। पूर्व मध्य हाजीपुर में है। पश्चिम मध्य जबलपुर में है। उसके बाद उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। हुबली जो कर्नाटक में है, जो एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक 1507 मीटर लंबा है। उसके बाद मध्य रेलवे मुंबई वीटी में हो गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर हो गया। पूर्व तट रेलवे जो है भुवनेश्वर हो गया। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे मालीगांव हो गया। कोलकाता मेट्रो तो कलकत्ता हो गया। दक्षिणी तट रेलवे विशाखापट्टनम हो गया। जबकि कोंकण रेलवे मुंबई हो गया। कोंकण रेलवे का मुख्यालय मुंबई हो गया। चलिए 19 रेलवे जोन की हम चर्चा कर दिए। 33 नंबर है राजनीतिक परिघटनाओं के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। तो 33 का आपका हो जाएगा सी, प्रकृति से तुलनात्मक। 34 नंबर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल, शरीर का एनटीपीसी, शरीर का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमेन ने किया, जो कि नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था। शरीर का आत्महत्या की थैली, शरीर का पाचन थैली, शरीर का एटम बम, शरीर का सुसाइड बैग, लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किया डी दुबे, डी दुबे। शरीर का प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन कारखाना राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेट ने किया था। एक बार शरीर का ट्रैफिक कंट्रोल या यातायात प्रबंधक गोल्जी काय को कहा जाता है। गोल्जी काय की खोज कैमलिया गोल्जी के द्वारा किया गया, जो इटली के निवासी थे। चलिए 35 नंबर है जिंदगी नामक उपन्यास, हिंदी का है। इसका आंसर आपको बताते हैं, 35 का ए हो जाएगा। चलिए 36 नंबर, बिहार सरकार की युक्त योजना का उद्देश्य क्या है? तो बिहार सरकार की युक्त योजना का उद्देश्य है सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। ऑप्शन 36 का ए हो जाएगा। 37 नंबर में 37 का बी हो जाएगा। 38वां इंडियन स्टेट फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में वनांचल क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है? सबसे कम दूसरा बोल रहा है। तो 38 का इसके अनुसार आंसर जो है हरियाणा दिया हुआ है। ऐसे सबसे ज़्यादा सबसे कम वन जो है हरियाणा में है। दूसरा नंबर पर पंजाब। तो इसके अनुसार अगर कहा जाए 2023 के अनुसार तो पंजाब आंसर हो जाएगा इसका 2023 के अनुसार। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो ये हो जाएगा आपका मानव दुर्व्यवहार को निषेध करने वाला बात कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन ए हो जाएगा 39 के। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार जो है मानव दुर्व्यवहार को निषेध करता है? अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 में है, 23 से 24 को शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं। अब मूल अधिकार जानते हैं 12 से 35 में भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का चर्चा है। मूल अधिकार का विचार हम लोग अमेरिका से लिए हैं और पहली बार मूल अधिकार का प्रयोग ब्रिटेन में 1215 में मैग्ना कार्टा के नाम से किया गया था। मूल अधिकार मूल संविधान में 7 था, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार 44वां संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया, 300 में रखा गया। 6 मूल अधिकार की हम लोग चर्चा करेंगे। 6 मूल अधिकार जो है 1418 में अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार है। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता है। 29 से 30 में सांस्कृतिक शिक्षा संबंधित अधिकार है। 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। 40 का ये 40 का ये हो जाएगा। 41 देखते हैं। सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो 41 का बी हो जाएगा इसका। चलिए मीराबाई किस काल में कवियत्री थी? तो मीराबाई भक्ति काल। 42 का बी हो जाएगा। मीराबाई जो भक्ति काल की कवि थी, मीराबाई कृष्ण की दीवानी थी। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था। मेरठा जिला वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। माता का नाम वीर कुमारी था। पति का नाम राजा भोजराज था और सिसोदिया वंश से संबंधित है। 1516 में विवाह किए थे भोजराज से। ससुर का नाम राणा संगा था, वो भी सिसोदिया राजवंश था। इनकी मृत्यु 1546 में द्वारिका गुजरात में हुआ था। और मुगल काल की मीराबाई ताज बीबी को कहा जाता है क्योंकि वो भी श्री कृष्ण की दीवानी थी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण दी? तो सोडियम बेंजोएट हो जाएगा ऑप्शन 43 का सी हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए। 44 में निम्न कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों के उल्लेख, मतलब पूजा पाठ जो है धार्मिक अनुष्ठान उसका नियम के बारे में दिया है कौन में? यजुर्वेद में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 44 का सी हो जाएगा। देखना वेदों की संख्या 4 है, वेद को संस्कृत भाषा में लिखा गया, वेदों को लिखने का लिपि का है तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। तो वेद क्रम बताते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रय में रखा गया है, जबकि अथर्ववेद को वेद त्रय में नहीं रखा गया। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद है। ऋग्वेद का हिंदी अनुवाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, जबकि अंग्रेजी अनुवाद मैक्स मूलर के द्वारा किया गया था। ऋग्वेद अगर कहा जाए पद शैली में लिखा गया, कविता में लिखा गया, सबसे प्राचीन वेद है। इसमें सभी देवी देवताओं की चर्चा है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, सूक्त 1028 है, मंत्र 10,462, जबकि ऋचा 1 लाख से अधिक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो विश्वामित्र द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता को समर्पित है, जो ओम भूर्भुवः स्वर से स्टार्ट होता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग की युद्ध की चर्चा है। ऋग्वेद का 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है, जिसमें 10 राग युद्ध की चर्चा है, जो सुदास 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। यह रावी नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया था। रावी को ऋग्वेद में परुष्णी भी कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में वरुण देवता एवं समुद्र देवता की चर्चा है, और हस्तलिखित जो शब्द मिला उसे खिल कहा गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम की चर्चा है। जंगल के देवता सोम थे, और उसमें कहा गया था मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद है, मेरी माता चक्की चला रही है, जिसका आधार जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर माना गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र की चर्चा, मतलब वर्ण व्यवस्था की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसमें ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरण से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। ऋग्वेद का उपवेद कहेंगे तो आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद की रचना धन्वंतरी ने किया था। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसकी रचना धन्वंतरी के द्वारा किया गया था। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि या पाठक को ज्ञाता को हम लोग होत्रा या होत्री कहते हैं। अब आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य एवं पाद वाला वेद कहा जाता है, मतलब कहानी एवं कविता वाला वेद कहा जाता है। इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आर्य द्वारा किए गए युद्ध एवं यज्ञ की चर्चा की गई है। इसमें बलिदान की चर्चा की गई है। धार्मिक अनुष्ठानों में यज्ञ पद्धति में नियम कानून की चर्चा की गई है। यजुर्वेद के अगर ऋषि पाठक ज्ञाता कहेंगे तो अधर्व्यू हैं, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। आते हैं सामवेद। साम का अर्थ होता है गायन। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। 7 स्वर की जानकारी सामवेद से लिया गया। देवताओं की स्तुति गायन शैली में सामवेद में दर्शाया गया। यज्ञ में मंत्र का उच्चारण जो गायन शैली में करते हैं सामवेद से। सामवेद पढ़ने वाले ऋषि ज्ञाता पाठक को हम लोग उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, जिसकी रचना भरत मुनि ने किया था। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, जिसकी रचना भरत मुनि ने किया था। आगे है अथर्ववेद। यह चौथा एवं अंतिम वेद है। यह सबसे आधुनिक वेद कहा जाता है। इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र की चर्चा है, रोग निवारण की चर्चा, भूत पिशाच की चर्चा है, वास्तुशास्त्र गोत्र शब्द का प्रयोग अथर्ववेद में किया गया। कन्या के जन्म की निंदा की चर्चा है। शिव को भव पशुपति भूपति कहा गया अथर्ववेद में। सबसे बाद का वेद है, आधुनिक वेद है, और इसके ज्ञाता को ब्रह्मा जी कहते हैं, मतलब अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मा जी हुए। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, जिसकी रचना विश्वकर्मा ने किया। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, जिसकी रचना विश्वकर्मा ने किया था। चलिए 45 नंबर देखते हैं। इसका हैंड रिटन नोट आपको मिल जाएगा। 45 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह जो है संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। 45 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जानते हैं। बल्ब में आर्गन गैस अक्रिय गैस भरी जाती थी, वर्तमान में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बल्ब में ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट में गैस आर्गन प्लस पारा का आसपास बढ़ता है। ट्यूबलाइट में ऊर्जा को राजन विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में बदलेगा। 47 का हिंदी है भारत दुर्दशा। तो 47 का आपको आंसर हम बताते हैं। 47 का सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए 48 नंबर आपको देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा। ऑप्शन 48 का सी हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय अध्यक्ष डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा को चुना गया था, जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष थे, जो बिहार से रहने वाले हैं। संविधान सभा में 389 सदस्य था। आज़ादी के बाद 299 बचे, जबकि संविधान के पत्र पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारा पूरा संविधान लागू कर दिया गया। संविधान हमारा बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ।
संविधान बनाने में कुल 15 महिलाओं का योगदान था, जबकि प्रथम बैठक में 9 ही महिला भाग ली। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिला ने भाग लिया। ये बैठक जो है दिल्ली में आयोजन किया गया था। दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान बनाने में कुल 11 अधिवेशन बुलाए गए, 114 दिन बहस हुआ, 166 बैठक हुआ, पैसा 63,96,729 रुपया खर्च हुआ। चलिए 49 नंबर में इंग्लिश का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बता देते हैं। 49 का डी हो जाएगा। 50 में 3 ही तो रुपया है, ये तो हिंदी वाला है, इसको आपको बता देते हैं। 50 का सी हो जाएगा। 51 नंबर देखना है। राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्य भर लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है, तो अभी वर्तमान में हो जाएगा उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश होकर बाद दूसरा नंबर पर राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तब गुजरात है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ। श्रीनगर जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। लगभग इसकी लंबाई NH-44 की लंबाई है 3,745 किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। केरल के वेमनाथ झील से लेकर वेलिंगटन द्वीप तक फैला हुआ है। NH-44 में शामिल सड़क मार्ग कहेंगे तो NH-1A है, जो श्रीनगर से पंजाब तक है। NH-1 है, पंजाब हरियाणा से दिल्ली तक फैला हुआ है। NH-2 दिल्ली से आगरा तक है। NH-3 आगरा से ग्वालियर तक है। NH-75 और NH-26 ग्वालियर से झांसी तक है। NH-7 झांसी के नागपुर, निजामाबाद, हैदराबाद तक, बेंगलोर, मदुरई, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे GT रोड या शेरशाह मार्ग कहते हैं, उसमें NH-1 NH-2 शामिल है। कुछ सड़क मार्ग जो पहले था उसका हम लोग राष्ट्रीय सड़क मार्ग जो फैला हुआ है। NH-1 दिल्ली से पाक सीमा तक फैला हुआ है, तो दीपा याद रखना, दिल्ली से पाक सीमा तक। NH-2 जो है दिल्ली को याद रखना, दिल्ली से कोलकाता तक फैला हुआ है। NH-3 आमू मतलब आगरा से मुंबई तक फैला हुआ है। NH-3 कोचे मतलब NH-4 जो है NH-4 मोचे, मुंबई से चेन्नई तक फैला हुआ है। NH-5 कोचे कोलकाता से चेन्नई तक फैला हुआ है। NH-6 कोमू कोलकाता से मुंबई तक फैला हुआ है। NH-7 वाका वाराणसी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। NH-8 जो है दिजू में दिल्ली, जयपुर, मुंबई तक फैला हुआ है। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु कहेंगे तो नर्मदा नदी पे गुजरात में बना है, भरूच जिला में। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु नर्मदा, गुजरात, भरूच जिला में। 52 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र में समृद्धि का दर ये दिया है। वर्तमान 22-23 के अनुसार 6.1 होगा, उसके अनुसार तो सी आंसर हो जाएगा 19-20 के अनुसार। चलिए 23 नंबर 53 का आपका हिंदी है, 53 का ये हो जाएगा। 54 में देख लें, 54 भी हिंदी है। 54 का आंसर आपको हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन यौगिक में MN की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होगी? तो 55 का आपको हो जाएगा KMNO4 होना चाहिए। 55 का ये हो जाएगा KMNO4, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 56 नंबर। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों को सहभागिता की अनुशंसा की थी? अशोक मेहता समिति, जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज का विचार दिया था। पंचायती राज अगर कहा जाए तो जनक किस वंश को कहें तो चोल वंश, और गवर्नर को कहें तो पंचायती राज या स्थानीय स्वतंत्र जनरल लॉर्ड रिपन को कहा जाता है 1882 में। पंचायती राज कहा जाए तो राज्य सूची का विषय है, इसमें 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 73वां संशोधन 1993 के तहत। इसमें कुल 16 अनुच्छेद हैं। और पंचायती राज का विचार रूस के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया। पंचायती राज का गठन की चर्चा अनुच्छेद 40 एवं 243 में पंचायती राज की और वर्णन है। और पंचायती राज का जनक अभी बताया कि लॉर्ड रिपन 1882, और उसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। भारत में सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू के द्वारा लागू किया गया, क्योंकि 100% पंचायती राज 11 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज का विस्तार त्रिस्तरीय पंचायती राज का विचार जो है बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में दिया था, जबकि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार जो अशोक मेहता ने 1977 में दिया था। और उसी ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो अशोक मेहता ने, उसी ने राजनीतिक दल को भी कहा पंचायती राज में भाग ले, उसके लिए अनुशंसा किया था। जबकि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा के लिए सिफारिश किया था LM सिंधवी समिति 1986 में। पंचायती राज से संबंधित कुछ समिति सुन लेना है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुआ। अशोक मेहता समिति 1977 में। PVK राय समिति 1985 में। LM सिंधवी समिति 1986 में। हनुमान राव समिति 1983 में। PK थुंगन समिति पंचायती राज से संबंधित है 1988 में गठित हुआ था। पंचायती राज वर्तमान में कहाँ कहाँ नहीं लागू है? तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम।
नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायती राज नहीं लागू है, जबकि दिल्ली में भी पंचायती राज नहीं लागू है। दिल्ली में जो है पंचायती राज नहीं लागू है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। लगभग राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जबकि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एकमात्र पश्चिम बंगाल ममता दीदी का राज्य में लागू है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन सी पुतली हो जाएगा। 57 का सी। आप जानते हैं मानव आँख का दान में दिया जाने वाला भाग कॉर्निया है, जो कॉर्निया होता है। आँख पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आँख पे बना प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा होता है। आँख पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना बनता है, रेटिना पे बनता है, जिसे दृश्य पटल भी कहते हैं। आँख पे बना प्रतिबिंब 1/10 सेकंड तक रुकता है। अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। प्रकाश की मात्रा को या रंग की मात्रा को आँख का कौन भाग नियंत्रित करता है? तो आइरिस, जिसे परितारिका या छर या रॉड भी कहते हैं। आँख के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण पुतली करता है, पुतली। मछली का आँख जो मनुष्य में लगाया जा सकता है, वो शार्क मछली का आँख मनुष्य में लगाया जा सकता है, उसका कॉर्निया। मस्तिष्क को रेटिना से पिक्चर भेजने का काम सिलियरी पेशी करता है। खुली आँखों से हम छींक नहीं सकते हैं। और हमारे आँख में कैमरा कितना मेगापिक्सल के अनुसार? 576 मेगापिक्सल है। आँख के लिए सर्वोत्तम विटामिन ए है, और खाएंगे तो गाजर से मिलेगा सबसे ज़्यादा विटामिन ए। आंसू, आँख से आंसू निकलता है। आंसू जो है लैक्रिमल ग्रंथि से निकलता है, जबकि कांची जो कीचड़ जो पीला कलर का निकलता है मीबोमियन ग्रंथि से निकलता है। एक्स्ट्रा फैक्ट जो है इसका पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे में लिंक रहेगा, पीडीएफ फुल डिस्कशन के नाम से, वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए 58 नंबर, 58 का आपको आंसर बता देते हैं। 58 का ए हो जाएगा। 59 में है, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? तो 59 का आपका ए हो जाएगा, हिगल। हिगल जो है जर्मनी का निवासी था, आदर्शवादी दार्शनिक था हिगल। चलिए 60 नंबर देखना, न्यू मैथमेटिक्स में सिक्का का अध्ययन होता है। सिक्का ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 का भी कुछ अध्ययन चर्चा कर लेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग। सिक्का का अध्ययन जानते हैं, न्यू मैथमेटिक हो जाएगा। ध्वनि का एकॉस्टिक हो जाएगा, ध्वनि का एकॉस्टिक्स। कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी हो जाएगा। पक्षी का ऑर्निथियोलॉजी हो जाएगा। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी हो जाएगा। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी हो जाएगा। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी हो जाएगा। सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी, केला लगा के हम लोग सुंदर हो जाते हैं तो कैलोलॉजी सौंदर्य का अध्ययन। पुष्प का अध्ययन, फूल का अध्ययन एंथोलॉजी हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी हो जाएगा। प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी हो जाएगा। यकृत लीवर का अध्ययन हिपेटोलॉजी हो जाएगा। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी हो जाएगा। अनुवांशिक का अध्ययन जेनेटिक्स हो जाएगा। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी हो जाएगा। मांसपेशी का अध्ययन मायोलॉजी हो जाएगा। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी हो जाएगा। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी हो जाएगा। स्वप्नों का अध्ययन ओनिरोलॉजी हो जाएगा। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। मस्तिष्क का न्यूरोलॉजी हो जाएगा। खोपड़ी का फ्रेनोलॉजी हो जाएगा। मिट्टी का पेडोलॉजी हो जाएगा। चट्टान का पेट्रोलॉजी हो जाएगा। फल का पोमोलॉजी हो जाएगा। मछली का इक्थियोलॉजी हो जाएगा। वृक्ष एवं झाड़ियों का डेंड्रोलॉजी हो जाएगा। सांप का ऑफियोलॉजी हो जाएगा, जबकि छिपकली का सारोलॉजी हो जाएगा। सार याद रखना, सारोलॉजी। चलिए 61 नंबर अब क्वेश्चन आते हैं। कहता पारसेक निम्न किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट कहा जाए तो पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। उसको मीटर में ज्ञात करेंगे तो 3.08 × 10⁻16 मीटर। किलोमीटर में बात करेंगे 3.08 × 10⁻13 किलोमीटर। और दूरी का एक दूसरा मात्रक है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। XeOF4 निम्न से किसकी ज्यामिति दर्शाता है? तो 62 का आपका बी हो जाएगा। 62 का बी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर है। 63 का डी हो जाएगा। एक अधिकार में पूर्ति वक्र। 64 का आपका बी हो जाएगा, ऋणात्मक ढाल का होता है। 65 नंबर देखना है। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षेत्रीय अक्ष पर अंतःचाप ऋणात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा। तो 65 का सी हो जाएगा। 66 देखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत में अधिकांश लिंगानुपात वाले राज्यों में केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 16 है। 66 का सी हो जाएगा। चलिए 67 नंबर। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? तो रजत दर्पण हो जाएगा, चांदी वाला, ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थन गुणसूत्र में जैसे गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं कहलाते हैं, तो उसको
टेलोसेंट्रिक कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर, भारतीय संविधान में केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? 69 का आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी, ब्रिटेन का वकील था। बिहार राज्य में 2020-21 के बजट में GSD, इसका आंसर इसके अनुसार बता देंगे मगर अभी उसका मालूम नहीं है। बी बता देते मगर ये आंसर याद नहीं रखना आपको। चलिए 71 नंबर, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो चर्च और सामंतों के मध्य अंतर विरोध, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 72 नंबर, निम्न से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन डी। ये ऑन लिबर्टी पुस्तक में लिखा था 1859 में इसके बारे में। 73 में है, निम्नलिखित कौन कृति मोहन राकेश की है? 73 का आपका डी हो जाएगा, सभ्य है ना। 74 देखिए, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर उत्पन्न हो क्या कहलाता है? तो वायदा बाजार, ऑप्शन डी हो जाएगा। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन, तो 2023 की हम लोग बात करेंगे। 2023 के अनुसार गन्ना उत्पादन में विश्व में ब्राजील, भारत दूसरा स्थान पर। भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र है। तो दूसरा महाराष्ट्र है, तो ठीक है, दूसरा महाराष्ट्र। तीसरा तमिलनाडु है, चौथा कर्नाटक है, पाँचवा आंध्र प्रदेश, छठा बिहार है गन्ना उत्पादन में। चलिए 76 में, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन है? तो गैस अमोनिया का भी प्रयोग करते हैं ठंडा में, रेफ्रिजरेटरों में। तो 76 का ए हो जाएगा। चलिए 77 नंबर, निम्नलिखित में से किस रचना में चंद्रधर शर्मा? तो हिंदी का है, 77 का आपका सी हो जाएगा। 78 में प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, तो 78 का सी। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। चलिए अब 79 नंबर देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? तो सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन, ऑप्शन 79 का भी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को किया गया, इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर मनाते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, इसमें 193 सदस्य, 193वां दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कहेंगे तो 111 अनुच्छेद अध्याय 19 है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव त्रिगवेली थे, वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भारत 30 अक्टूबर 1945 को बना। संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य भारत 8 बार बन चुका है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो सिंगरौली, ऑप्शन ए हो जाएगा। पेरेस्ट्रोयका का एक आशय था, तो इसका हो जाएगा पुनर्निर्माण, ऑप्शन ए हो जाएगा। 81 का ए। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? हड़प्पा के निवासी जो है मेसोपोटामिया, जिसको इराक कहते हैं, उससे रखते थे, तो ऑप्शन 82 का सी हो जाएगा। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में थोड़ा सुन लेना है। हड़प्पा स्थल की खुदाई पाकिस्तान में मोंटेगोमरी जिला में किया गया था, रावी नदी के तट पर। इसकी खुदाई दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस ने मिलकर 1921 में किया। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था दयाराम साहनी ने। वहाँ से हड़प्पा से प्रमाण मिला तांबे का स्केल, तांबे गलाने की भट्टी, तांबे का आईना दर्पण, तांबे की इक्कागरी, मातृ देवी की मूर्ति, शर्मी का आवास, लकड़ी की ओखली, धान कूटने वाली ओखली, स्वास्तिक चिन्ह, ये सब प्रमाण हड़प्पा से मिला है। चलिए 83 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा प्राथमिक कार्य है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है हस्तांतरण, एक जगह से दूसरे जाना। तो 83 का आपका डी हो जाएगा। चलिए 84 नंबर, भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। 84 का ये हो जाएगा। तो अब इसके बारे में जान लेना है, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसको केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर करना पड़ा। उसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटे हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में चीन में सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले आग का खोज चीन में हुआ, और किस काल में? तो पूरा पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल में भीमबेटिका गुफा चित्र मध्य पाषाण काल की गुफा, जो मध्य प्रदेश में है। मनुष्य ने सबसे पालतू कुत्ता को बनाया, मध्य पाषाण काल से जानकारी मिली है। जबकि नव पाषाण काल में पॉलिशदार उपकरण मिले हैं, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति है। आग का सबसे प्रयोग मनुष्य ने किया नव पाषाण काल में। कृषि, पशुपालन, शाक, ये सब नव पाषाण काल से जानकारी मिली है। 85 में देखना है कि मोहिउद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन 85 का भी हो जाए। भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रारंभ मोहिउद्दीन चिश्ती ने किया था। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर राजस्थान में था। मोहिउद्दीन चिश्ती का प्रमुख शिष्य में कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया हो गया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन था। बख्तियार काकी का शिष्य कहेंगे बाबा फरीद था। बाबा फरीद के भी 2 शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर।
और कुछ ये तीन बराबर पूछता है, तीनों का मकबरा। मोहिउद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है, दरगाह कहाँ है, तो अजमेर राजस्थान में। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। जबकि शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो फतेहपुर सिकरी आगरा में है। प्रणाव स्तंभ का उदाहरण नाशपति नागफनी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये रेगिस्तान साइड में होता है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखना। विद्युत निम्नलिखित कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की हो, सबसे हल्की धातु आप जानते हैं लिथियम होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 का सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु कहेंगे तो ऑस्मियम हो जाएगा, ऑस्मियम सबसे भारी धातु। सबसे हल्की गैस कहेंगे तो हाइड्रोजन, सबसे भारी गैस कहेंगे तो रेडॉन हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे भारी कहेंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। दर्भ धातु पारा को कहते हैं, दर्भ धातु ब्रोमीन को कहा जाता है। जीवन रक्षक धातु रेडियम को कहा जाता है। आशा धातु यूरेनियम को कहते हैं। भय धातु प्लूटोनियम को कहते हैं। रणनीति धातु टाइटेनियम को कहते हैं। चाकू से काटा जा सकता है सोडियम धातु को। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। इसका राज्यसभा में 12 सदस्य को। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका मतलब आंसर तब इस अनुसार तो यही हो जाएगा, दोनों सदन, क्योंकि लोकसभा में मनोनीत दो सदस्य था, वो रद्द हो गया। 88 का ए हो जाएगा। 89 में देखना है, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियाँ होती है, 206। मनुष्य में कंकाल तंत्र हड्डियाँ 206 है। बाल अवस्था में 208, नवजात शिशु में 300 होती है। सिर में 29 हड्डी होता है, जिसमें हाइट 1 एगो, कपाल 8 को, कान में 6 को, चेहरा में 14 को, पसली 12 जोड़ी 24 को होता है। और रीढ़ में हड्डी कहेंगे तो विकसित होने 26 को, ऐसे 33 हड्डी होता है। हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया मांस से मायोसिन। हड्डी को हड्डी की जोड़ता है लिगामेंट। हड्डी को मांस से जोड़ता है टेंडन। मांस को मांस से जोड़ता है फ्लेक्सर। 90 नंबर, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध कराती है, मतलब रेड डाटा बुक जो है जारी कराता है। विलुप्त पराजित प्रजाति के बारे में जानकारी, तो ऑप्शन सी 90 का सी हो जाएगा। ये रेड डाटा बुक जारी कौन करता है, IUCN, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा जारी किया जाता है। IUCN का गठन 1948 में किया गया था और इसका मुख्यालय ग्लेंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीराबाई भक्ति थी, श्रृंगार भाव की थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मीराबाई के मालूम होगा, अभी तुरंत मीराबाई के बारे में हम चर्चा किए थे कि मीराबाई के ससुर का नाम रारा संगा, पति का नाम राजा भोज, पिता का नाम रतन सिंह राठौर और माता का नाम वीर कुमारी थी। चलिए, मीराबाई राजस्थान के रहने वाली थी, मृत्यु द्वारिका गुजरात में हुआ था। चलिए 92 नंबर आंसर देख लीजिए, आपको आंसर बताते हैं। 92 का आंसर बी हो जाएगा। 93 का भी आंसर आप देख लीजिए, लॉग वाला। 93 का ए हो जाएगा। 94 में देख लीजिए, 94 का आंसर जो है ये हो जाएगा। 95 देख लीजिए। पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है, मतलब सरफेस टेंशन किसके कारण, ससंजक बल के कारण, ससंजक बल के कारण होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पृष्ठ तनाव द्रव के सतह का वह गुण जिसके कारण वह कम से कम क्षेत्रफल अर्जित करता है, उस गुण को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की जल बूंदा गोलाकार बूंदें होती है। पृष्ठ तनाव संवेग, पृष्ठ तनाव जो होता है उसके कारण जल के सतह पर कपूर नाचता है, सरफेस टेंशन के कारण। ससंजक बल के बारे में सुनना है। समान अणुओं के बीच लगने वाले कार्यकारी आकर्षक बल को ससंजक बल कहते हैं। उदाहरण में है बारिश का बूंद। और संजक बल अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाले कार्यकारी बल को असंजक बल कहते हैं, जैसे पानी का कांच पर चिपकता है, या चौक से हम लिखते हैं बोर्ड पर, पारा का कांच पर नहीं चिपकना, ये सब असंजक बल का उदाहरण है। चलिए 96 में, खाने का नमक किससे बनता है, तो खाने वाला नमक जानते हैं सोडियम क्लोराइड होबे करेगा। तो अम्ल ये क्षार दिया है, तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार ऑप्शन बी में, क्योंकि न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है हमारा NaCl नमक का pH मान 7 होता है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे, अर्जुन देव। 97 का सी हो जाएगा। अब सिखों के सभी गुरुओं के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सिख धर्म का उदय भारत में हुआ 15वीं सदी में हुआ था। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हैं। पहला गुरु गुरु नानक, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा गुरु रामदास, 5वां अर्जुन देव, 6ठा हरगोविंद, 7वां हरराय, 8वां हरकिशन, 9वां तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह है। गुरु नानक का जन्म 14 अप्रैल 1469 का तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। इन्हें ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ये गुरु नानक बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक के पिता का नाम कालूराम था, माता का नाम तिरुपता देवी, पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी था।
गुरु नानक के बेटा का नाम श्री चंद्र और लक्ष्मीदास था। गुरु नानक की मृत्यु हो गई 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में। गुरु नानक जो है सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक थे और लंगर व्यवस्था फ्री भोजन को गुरु नानक ने ही प्रारंभ किया था। उसके बाद दूसरे गुरु अंगद है। अंगद का बचपन का नाम लहना है। इसने फ्री भोजन को अनिवार्य किया। पंच प्यारा प्रथा गुरु अंगद ने ही शुरू किया। गुरुमुखी लिपि किसने प्रारंभ किया सिख धर्म में? तो गुरु अंगद ने प्रारंभ किया। सिख धर्म के दूसरे गुरु अमरदास हुए, जिसने हिंदू से अलग विवाह पद्धति 11 को प्रारंभ किया। साथ ही 22 गद्दी का निर्माण करवाया, जिसमें एक महंत का नियुक्ति किया। इसकी पुत्री एक विवाहिनी था, जिसका विवाह जो है रामदास से करा दिया गया, जो सिख धर्म के चौथे गुरु हुए। तो रामदास ने 1577 अमृतसर शहर की स्थापना की, क्योंकि उसकी पत्नी को जो मिला था जमीन 500 बीघा, उसमें जलाशय था। उस जलाशय के नज़दीक रामदासपुर बसा शहर बसाया, जिसे नाम बदलकर अमृतसर कर दिया। 1577 में इसकी स्थापना की गई थी। गुरु पद को पैतृक रामदास ने किया, क्योंकि रामदास ने अपने तीसरे अर्जुन देव को सिख धर्म का 5वां गुरु बना दिया था। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव है। अर्जुन देव ने उसके पिता द्वारा जो अमृतसर बसाया गया था, उसमें स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे हरमंदिर साहब कहते हैं। 1581 से 1589 तक, मतलब 8 साल बनने में लगा था। और सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 में किया। किस लिपि में? गुरुमुखी लिपि में। जबकि गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया था गुरु अंगद ने। सिख धर्म के दूसरे गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया, जबकि उसको लिखना गुरुमुखी में लिखा कौन? गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। कब? 1604 में। जहांगीर के द्वारा 1606 में 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी। उसके बाद गुरु आया हरगोविंद, सिख धर्म के 6ठे गुरु हरगोविंद, जिसने अकाल तख्त का निर्माण, ईश्वर के सिंहासन बनवाया। अपने सिखों को लड़ाकू बनाने का काम हरगोविंद ने किया। सैन्य शिक्षा ट्रेनिंग दिया, युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था चालू किया। अमृतसर का किलाबंदी करवाया। 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठने की प्रथा शुरू की। अपने आप को सच्चा पादशाह कहा। हरगोविंद ने अपने आप को सच्चा पादशाह कहा, और 2 तलवार था मीरी और पीरी। सिख धर्म के 7वें गुरु हर राय हुए। इसने उनको ज़्यादा कुछ काम नहीं किया। सिख धर्म के 8वें गुरु हरकिशन हुए, जिनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी, माता रोग से हो गई थी। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण शीशगंज की साहिब के निकट 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु को मरवा दिया। शीशगंज वर्तमान में चांदी चौक दिल्ली में पड़ता है। चांदी चौक का डिजाइन शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम ने किया था। अब आते हैं सिख धर्म के 10वें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद गुरु पद समाप्त हो गया था। गुरु गोविंद सिंह के बचपन का नाम गोविंद राय था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना सिटी में होता है। मृत्यु 1708 नादेर महाराष्ट्र में होता है। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम गुरु तेग बहादुर, माता का नाम गुजरी देवी, पत्नी का नाम जीतो देवी, सांद्री देवी और साहिब देवी था। पुत्र का नाम अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह था। 2 पुत्र फतेह सिंह, जोरावर सिंह को मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। इसी के पुण्यतिथि पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। आनंदपुर साहिब जो वर्तमान पंजाब में पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह का कार्यस्थली पाहोता था, जबकि निवास स्थान आनंदपुर साहिब पंजाब में है। और पाहुल प्रणाली का जनक गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। स्वयं को अपने आप को सच्चा बादशाह किसने कहा? तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा। आदि ग्रंथ को आधुनिक स्वरूप किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह महिलाओं के नाम के अंत में कौर और पुरुष के नाम के अंत में सिंह लगाना अनिवार्य किया, और सिखों के लिए 5 ककार दिया: केस, कृपान, कच्छा, कंघा, कारा। ये गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। और जफरनामा पुस्तक किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा पुस्तक की भी रचना किया था। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हरी हल्दीबारी रेल लाइन फिर से शुरू किया गया? तो बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन ये हो जाएगा 99 का ए। चलिए 99 नंबर। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। थोड़ा जनवरी महीना देख लेते हैं। 9 जनवरी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। तो 4 जनवरी विश्व लुई ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 18 दिसंबर विश्व प्रवासी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद 10 जनवरी को विश्व ठहाका दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस, 4 दिसंबर को जल सेना दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जबकि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस, 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस और 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। 100 नंबर। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया? भारत किया है। ये कहाँ लगा गया है रेडियो? भारत किया है। 1 मिनट, भारत नहीं होगा इसमें, भारत ऑप्शन होना है तो बांग्लादेश हो जाएगा, सॉरी चीन हो जाएगा, ऑप्शन ए 100 का ये हो जाएगा। हाल ही में किस देश में विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया? भारत तो किया है, मगर ऑप्शन है नहीं तो विश्व में अगर इस ऑप्शन अनुसार कहेंगे चीन हो जाएगा। 100 का ए हो जाएगा। दोस्तों इसका अगर PDF चाहिए
तो आप वीडियो के नीचे में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हैंड रिटेन नोट भी मिल जाएगा और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में भी वीडियो वगैरह हम लोग डालते रहते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। और साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट करने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। कमेंट बॉक्स में जो भी है कमेंट कर सकते हैं, जो भी त्रुटि हो उसमें कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए आज इतने तक जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।